दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज की कुछ बड़ी खबरों पर मैं आज समय से पहले ही आपसे लाइव जुड़ रहा हूं। इस समय रात के 8:30 बजे हुए हैं और जनरली मैं आपसे 11 बजे बातचीत करता हूं, लेकिन आज जो संवाद है वो सिर्फ इस बात का है कि आज भी प्रमुख खबरों में सबसे बड़ी खबर यही रही कि लोकसभा में वो गहमा-गहमी हुई और वो बातें हुई और जो आजमाइश भी हुई और एक बात साफ दिखी कि जो एक गतिरोध कायम है, खास करके किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानूनों को लेकर के, उसका कोई सर्वमान्य हल बातचीत के जरिए कम से कम संसद में नहीं दिखा। हालांकि राज्यसभा में उसकी एक गरिमा बनी रही, लेकिन लोकसभा में आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी चर्चा जरूर की जानी चाहिए। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव के तहत जो अपना भाषण था, अपना स्पीच था, उन्होंने पूरा किया। लगभग 53 मिनट तक उन्होंने उन सारे मुद्दों पर बातचीत की और उस पर अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा जो उन्हें रखना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आज लोग राज्यसभा में जो दिखा कि गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा की विदाई के अवसर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री भावुक हुए और गुलाम नबी आजाद भी भावुक हुए और कुछ ऐसी बातें राज्यसभा में निकली जहां संसदीय लोकतंत्र की जो गरिमा है, जो गरिमामयी परंपरा है, वो स्टैब्लिश होती हुई दिखी। लेकिन आज लोकसभा में वो सब नहीं दिखा। कहे आप ये सकते हैं कि एक तरह से एक विपक्ष के एक बड़े धड़े के वॉकआउट के बाद प्रधानमंत्री ने अपना अभिभाषण जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर उनको जो बोलना था उन्होंने अपनी बात की। बातचीत के मायने कि उन्होंने कितना आजकल जीवी शब्द पर बड़े परजीवी, श्रमजीवी, आंदोलनजीवी और उसके बाद विपक्ष के कई जीवियों की बात हुई। लगभग 8-9 जीवी निकल के आए और विपक्ष की तरफ से कई जीवी, राहुल गांधी ने भी कुछ जीवी बताए। वो सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आज प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी को यह कहना पड़ा कि दादा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि बात सिर्फ प्रधानमंत्री जब किसान आंदोलन और कृषक सुधार कानूनों को लेकर के कर रहे थे, उस समय सिर्फ दो ही बातें आ रही थी, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। बड़ा सवाल यह है कि पिछले लंबे समय से 75 या 76 दिन हो गए, किसान आंदोलन में भी एक बात यही आ रही थी कि कानून वापस ले लो। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री ने आज पूछा कि विपक्ष ये कह रहा है कि हमने तो मांग ही नहीं की थी, तो आपने कानून क्यों लाए? और उसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने दिया और देने की कोशिश की। लेकिन एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि इतना कमजोर विपक्ष हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना कमजोर विपक्ष है। मैं पिछले जितने दिनों से संसद की ये कार्रवाई चल रही है उसमें मुझे ऐसा लगा था कि विपक्ष जो है सड़क पर जिस तरह से तथाकथित किसान नेताओं ने इतनी कमियां बताने की कोशिश की जो कमी नहीं बता पाए। बड़ा सवाल है कि संसद में विपक्ष का एक नेता, उनके पीछे एक इतनी टीम होती है, इतना काम हुआ है और प्रधानमंत्री या उनके नेतृत्व में काम करने वाले मंत्री या संसद जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, वो सीधा सवाल कर रहे हैं कि एक किसी भी क्लॉज में तीनों कृषि कानूनों पे कमी आप बताइए और अगर कमी है तो दूर की जाएगी। बड़ा सवाल है कि ये कमी बता कोई क्यों नहीं पा रहा है और ये न बता करके सिर्फ ये कहा जा रहा है कानून कानून वापस लो। अब ये बात देश समझना चाहता है कि इतना कमजोर विपक्ष जिसके प्रमुख नेता को, मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी से वो अपेक्षा नहीं की जा सकती जो उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि शायद वो उतनी
भाषा की समझ नहीं रखते, हिंदी में या इंग्लिश में जो आप कह सकते हो, या तथ्य या विषय वस्तु जो है, कंटेंट जिसको कह सकते हैं, उसकी उनको समझ नहीं है, या उनको जिस जगह पर जिस बात को कहनी चाहिए वो नहीं कह पाते। ये मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कम से कम अधीर रंजन चौधरी को तो बताना चाहिए, या किसी कांग्रेसी सांसद को लोकसभा में ये बात करनी चाहिए। एक बात है जिस पर प्रधानमंत्री की चर्चा पर, जो धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोले, हालांकि धुलाई की एक तरह से 51 मिनट जो भाषण उनका चला है उसमें उन्होंने धुलाई की, लेकिन उस धुलाई का भी क्या मतलब जिसमें विपक्ष जो है शर्मिंदा भी ना हो कि वो वास्तव में कितना कमजोर हो गया है, और सिर्फ कूद इस रहा है कि सड़क पर जो सारी अराजकता हो गई है, अब तो मोदी सरकार की जो लोकप्रियता है बहुत कम हो जाएगी। एक आकलन है, उस आकलन पर वो काला कानून बताए और काला कानून की कमियां निकालनी चाहिए। सॉरी टू से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि कांग्रेसी सांसदों की इज्जत रखी आज बिट्टू ने, जो कांग्रेसी सांसद हैं और जिनको किसान आंदोलन के दौरान जो है ऐसा बताया जा रहा है जो खालिस्तानी समर्थक थे उन्होंने मारपीट करके और सिंघू बॉर्डर से उनको भगाया था, दौड़ाया था। बिट्टू ने वो जो बात कही कि योगेंद्र यादव जैसी शख्सियत अगर न होती और इस आदमी ने ये गड़बड़ी न की होती तो किसान और सरकार के बीच में बातचीत हो जाती, और उन्होंने हालांकि भ्रमित करने की कोशिश की, कमी इस तरह से नहीं बता पाए, लेकिन कुछ ऐसे सवाल उठाने की उन्होंने जरूर कोशिश की जिसमें कम से कम ये लगा कि बिट्टू को इतनी जानकारी है कि वास्तव में एमएसपी को लेकर के या एपीएमसी को लेकर के या मंडियों को लेकर के या जो व्यापारियों और कृषकों के बीच में खेती को लेकर के जो समझौता होना है, जब इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उस पर उन्होंने एक दो कमियां बताने की कोशिश की, लेकिन वो बता भी नहीं पाए, जिसका जवाब जो है बराबर सत्ता पक्ष से देने की कोशिश की। लेकिन ऐसे में एक सवाल ऐसा नहीं लगता कि वास्तव में इससे अच्छा तो राकेश टिकैत ही है, कम से कम जितने कम पढ़े लिखे आदमी हैं वो उस अंदाज में तो उतनी बात कह ही लेते हैं। लेकिन संसद में अब तो ये क्लियर हो गया है कि कांग्रेस ने सीधे सीधे इस पूरे अराजकतावादी माहौल को जिस तरह से बनाने की कोशिश की, वो उसके एक पार्ट रहे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और राहुल गांधी के उस ट्वीट को याद करिए, जब एक लाइन लेने का समय आ गया है, ये बात और है कि उस लाइन लेने में किसानों का कितना भला कर पाएंगे। भाई सत्ता पक्ष को आपको गिर लेना चाहिए कि ये कमी है, आपको इसमें ये खामी है, या जो आप एक मुख्य आरोप लगाते हैं कि आप अडानी और अंबानी को के हाथ में खेत बेच देंगे, तो आप उस क्लॉज को गिनाइए कि इसके थ्रू जो है व्यापारी या इस तरह से जो बड़े कारोबारी हैं वो किसानों की जमीन को हथिया लेंगे। ये कोई बता ही नहीं पा रहा, बड़ा सवाल है। लगभग 3 महीने हो गया, इसमें से किसी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं आता, सिर्फ ये बात कि काला कानून वापस। तो एक बहुत कोफ्त की बात है, दुख की बात है। और इस वेब में अगर हम आप भी सारे क्लॉज को पढ़ने के बजाय बात ही नहीं करनी, 4 ही 5 मुद्दे हैं और उस पर कोई बात करता नहीं, और जो तथाकथित इनका एक प्रोपेगेंडा गैंग है वो कहता है कि जो सत्ता पक्ष है और उससे जुड़े जो जिनको वो भक्त कहते हैं वो इस कानून के क्लॉज को पढ़े ही नहीं। बड़ा सवाल है कि 5-7 बातें ही हैं। अगर इससे अच्छा तो भाई योगेंद्र यादव को कम से कम कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा के थ्रू ही उनको भेज देना चाहिए। कम से कम ये लोग वितंडावाद ही करेंगे, ये लोग भ्रमित ही करेंगे, लेकिन बात तो रखेंगे, सरकार को घेरेंगे। लेकिन सरकार को न घेर करके सदन से वॉकआउट करना, वो भी प्रधानमंत्री जब धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना अभिभाषण दे रहे हो वहां पर भी आप घेरिए, तो संयुक्त शब्दों में घेरिए। ये स्थिति देख करके बहुत कोफ्त होती है। और एक ऐसी पार्टी जिसने इतने दिग्गज नेताओं को दिया, संयोग कहिए दुर्योग कहिए, वो विपक्ष में पिछले 6 सालों से है और विपक्ष की भूमिका इतने कमजोर तरीके से निर्वहन करते हुए आज अराजकता के माहौल में
देश को आगे ले जाने का एक एजेंडा थाम करके और सिर्फ गलत बता करके, भ्रमित करके विपक्ष की राजनीति करने का ये जो तरीका है, इससे विपक्ष कितना सशक्त होगा? कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो गड़बड़ होगी, लेकिन विपक्ष कितना सशक्त होगा, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो चर्चा की, मैं उसमें बातचीत ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बातें उस पर कही जा चुकी हैं, तमाम लोग उसकी कई अच्छाइयां बता रहे हैं, उस अच्छाइयों को बताने की जरूरत ही नहीं। वो विपक्ष क्या, जो प्रधानमंत्री को घेर ही नहीं पाया हो अपने तर्कों के माध्यम से। मैं एक बड़ा सवाल कर रहा हूं कि जब आपके पास तर्क नहीं है, तो किस आधार पर पिछले 3-4 महीने से और लगभग 75 दिन से तो खुलेआम जो कुछ भी दिल्ली के इर्द गिर्द हो रहा है, ये हो क्या रहा है? और बहुत बड़ी बात तो आप प्रधानमंत्री के भाषण पर और बात विपक्ष पर, इतनी बातें किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानूनों को लेकर के आज लोकसभा में सुनी होगी, लेकिन एक बड़ी बात आज असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के नेता ने कह दी कि हम भी इंशाअल्लाह सड़कों पर उतरेंगे। और जिस बात को मैं कह रहा था कि ये किसान आंदोलन जिस अंदाज में चलाया जा रहा है, सीए पार्ट 2 है, और अगर इसमें ज्यादा नरमी बरती जाएगी या ज्यादा संकेत दिया जाएगा कि सरकार झुक रही है, तो उसकी भूमिका तैयार हुई। और आज असदुद्दीन ओवैसी, हालांकि बहुत शुद्ध आदमी है, वो एक बेहतर पॉलिटिशियन है, कम से कम वर्तमान लोकसभा में जितने लोग बैठते हैं, मैं असदुद्दीन ओवैसी को ज्यादा दिमागदार आदमी मानता हूं। उस आदमी ने कहा हम भी इंशाल्लाह सड़कों पर उतरेंगे। सड़क पर उतरने की खैर वो जो मनोवांछित इच्छा है, जो सीए जो कि कोरोना काल में वो पूरा नहीं हो पाया था, उसको पूरा करना है और उसी को ये किसान आंदोलन के साथ मिलाना है, ये असदुद्दीन ओवैसी की भी बातचीत से आज साफ हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देश में जिस तरह का ये माहौल बनाया जा रहा है कि आप किसी का विरोध करते हैं, किसी कानून का, किसी बिल का, और उसके विरोध में आपके पास तर्क नहीं होता, इतना कमजोर तर्क होता है जो आप बता ही नहीं पाते। तो सवाल यह है कि क्या सीधे सीधे ईर्ष्या, नफरत और एक, सॉरी टू से, एक आदत होती है जो कि बच्चों की तरह एक बाल हट, ये सांसद भी अब हमारे करेंगे, और खास करके विपक्ष के सांसद। इस लोकसभा और राज्यसभा में एक से एक पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो जिस पक्ष के रहे, जिस पार्टी के रहे, अगर विपक्ष में बैठे हैं, चाहे वो वामपंथी ही क्यों ना हो, उन्होंने देश को अपने ओजस्वी भाषणों से, तर्कों से और सरकार के नीतियों और कानून में लाए गए प्रावधानों की कमियां गिना करके उन्होंने सरकार को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया। और एक दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चैलेंज कर रहे हो कि भाई विरोध, और वो भी हंस हंस के क्यों करते हैं, ये बात शायद नहीं समझते। और उनकी बात को न समझ के हम विपक्ष को ये नहीं समझाने की कोशिश करते कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी 303 सीट लेकर के कुछ करती है, वो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको कमी निकालनी है तो कमी ऐसी निकालिए कि जनता कन्विंस हो। देखिए, जनता 130 करोड़ की जनता, ये जो विपक्ष मान बैठी है, ये तो स्वप्रेरित है नहीं, ये तो फंडेड है, मूवमेंट दिया गया है इसको। इससे ज्यादा तो सचमुच में योगेंद्र यादव समझदार है, जिसको संसद में एक सांसद को कहना पड़ा कि उस आदमी का दिमाग है जिसने इतनी अराजकता कर दी। और उसके पार्ट अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बन रही है, तो अब आप सोच सकते हैं कि संसदीय राजनीति में, और इसीलिए ये राजनीति का जो तौर तरीका विपक्ष का है, इसलिए प्रधानमंत्री को कोई हिला नहीं सकता सिवाय अराजकता फैलाने की। ओवैसी ने भी आज इंशाल्लाह हम सड़कों पर उतरेंगे, ये क्यों कहा मुझे नहीं समझ में आई। हालांकि वो बहुत दिमाग के आदमी है, उनको दूसरे अंदाज में घेरना चाहिए, लेकिन साथ रहते रहते हो सकता है कि विपक्ष का ये आकलन हो कि इस किसान आंदोलन के बाद मोदी सरकार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अपने आकलन करने के तौर तरीके में बहुत कमी आई, और प्रधानमंत्री ने 2 स्पष्ट संकेत दिया। मैं उन 8-9 बातों पर ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 2 बात का जिक्र जरूर करूंगा कि फिर प्रधानमंत्री ने यह संकेत कर दिया है कि बातचीत होगी। और मैंने आपको एक बार कहा था कि फार्मर प्रोटेस्ट का द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क करके हमने वीडियो भी डाला था,
और उसमें हमने बताया था कि प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा सरकार की तरफ से संदेश जाएगा, उसका मीडिएटर कौन बनेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन बातचीत होगी। बड़ा सवाल है कि बातचीत किससे? क्या योगेंद्र यादव से बात होगी? क्या राकेश टिकैत से बात होगी? भाई ये सब तो अभी कल्प्रिट है। 26 जनवरी को जो इतना बड़ा कांड करवा दिया, बहुत उत्साह में, अति उत्साह में इस सरकार को तबाह कर देने की जो आकांक्षा थी, किसान आंदोलन को इसे ही कमजोर कर दिया। और आंदोलन जीवी या शुद्ध आंदोलन का जो अर्थ या उसको जो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की, वो तो सुना ही होगा। तो किसानों के आंदोलन अगर किसानों की तरह चलाए गए होते और वास्तव में वो किसानों के दर्द जो है वो हरियाणा, पंजाब से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर पर उस अंदाज में दिखता, तो ये सरकार किस स्तर पर झुकी होती आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आज जिस अराजकता को करने के बाद उसी को आप महिमा मंडित कर रहे हैं, ये वो लोग जो सरकार को तहस नहस कर देना चाहते हैं। इसीलिए तो सदन में, दोनों सदनों में प्रधानमंत्री ने बाकायदा अच्छे खासे क्लास ली है। अब आपने वॉकआउट करके वो बाहर चले गए, वो बात हुई नहीं, तो फिर संवाद का एक ही तरीका होगा, वो किसान संगठनों से होगा। और फिर मैंने कहा कि जिनको इन्होंने नेता बना दिया है, हीरो बना दिया है, अब वो यहां से लेकर के कुरुक्षेत्र तक दौड़ भाग करते रहे, ठीक है, और बहुत बहुत कुछ समाधान देने की कोशिश, एक कदम आगे बढ़े दो कदम पीछे करें, बस अब उनका यही काम रह गया है। किसान संगठनों को बहुत ज्यादा, इसमें संगठनों को और सम्मिलित किया जाएगा और कुछ समझदार किसान नेताओं के साथ बातचीत होगी। लेकिन ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, और इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आज पता नहीं किस जल्दबाजी में असदुद्दीन ओवैसी ने बात कह दी कि हम भी सड़कों पर उतरेंगे, और देश उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि यह देश जानता है कि डिस्ट्रक्शन के द्वारा सरकार को आप तहस नहस करने की सोचते हैं, तो आप भी सत्ता पाने के लिए ही करना चाह रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता झेलती है, और जनता में जो आंदोलन करता है वही नहीं होता, उससे भी इर्द गिर्द किसान ही अगर इस देश का 80% है तो 20% क्यों छूटा? तो और 80%, 90% में हर घर का व्यक्ति कहीं ना कहीं किसानी से, खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। मैं खुद बोलता हूं कि कोई आदमी किसानी की बात करता है, क्या मैं किसान नहीं हूं? बात कर लो आप, हम भी किसानी से जुड़े हुए हैं। इसलिए एक ऐसे मुद्दे पर जब सरकार ही आपको कहे कि आपको इस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए, तो शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी आपको, और शर्म आनी चाहिए अधीर रंजन जी कि आपको इस स्तर पर आना पड़ा कि आप लोकसभा में विपक्ष के, कांग्रेस के नेता हैं, और आप इस स्तर पर आ गए कि, और आपको मॉडिफाई किया जा रहा है, आपको उसी में ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है किसी अंदाज को रखे रहने के लिए। तो ये जो इनपुट मिल रहा है और इसके द्वारा आप मोदी सरकार को घेरने की कवायद कर रहे हैं, उसका हश्र क्या होगा ये आप स्वयं जानते हैं। इसका हश्र यही होगा कि अराजकता फैला करके देश को भ्रमित कर सकते हैं, देश को सशंकित कर सकते हैं, लेकिन सरकार के प्रति आस्था जिसकी बनी हुई है, शायद उसे तोड़ने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और ये बात जब कही जाती है तो विपक्ष के नेता होने के नाते आपको इन सब पे मंथन करना चाहिए, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में 135 करोड़ की ये जनता जो लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन कर रही है, उसने कई ऐसे पार्लियामेंटेरियन और विपक्ष के ऐसे नेता देखे हैं जिनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जब वो बोलते थे तो प्रधानमंत्री को भी बहुत सजग होकर के सुनना पड़ता है। मैंने देखा है कि जब राहुल गांधी को अभिभाषण देना था उस राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव अभिभाषण पर, तो सत्ता पक्ष के लोग मुस्कुरा रहे थे। ये तो स्थिति बना ली है। अधीर रंजन चौधरी जी भी जब खड़े होते हैं पता नहीं वो क्या बोलते हैं। हालांकि एक मुद्दा आज उन्होंने शुरुआत में उठाया और चीन के संदर्भ में उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन एक कष्ट की बात यह है कि बहुत स्थिति डमाडोल है विपक्ष की, और इस डमाडोल स्थिति में अगर हम 53 मिनट के प्रधानमंत्री के अभिभाषण का महिमा मंडन करें तो निश्चित रूप से ये भी इच्छा नहीं करती, क्योंकि प्रधानमंत्री या सरकार तो इतनी विषम परिस्थितियों में अगर विपक्ष को इतना बौना बना देते हैं, और विपक्ष सिर्फ ये कि ये तो अधिनायकवादी सरकार है, ये तो, और सरकार जो है वो हर विनम्रता के आधार पर आपको पूरी हंसी ले रही है।
आप सरकार को घेर ही नहीं पा रहे। आप सरकार को घेरते तो मंडी सुधार या एपीएमसी या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और आप देखिए कमाल की बात, शरद पवार और मनमोहन सिंह का जिक्र कोट एंड कोट में प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि इन्होंने खुले बाजार की कितनी वकालत की, और आज यू टर्न, इतनी बड़ी मुखालफत। तो इसके पीछे का राज क्या है? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सब कुछ जो है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो काला कानून वापस लेने से ये तो आपने देख लिया कि सरकार झुकने वाली नहीं। और मैंने बराबर ये बात कही है कि किसी भी कीमत पर सरकार तीनों कानूनों को वापस लेगी ही नहीं, क्योंकि मालूम है तब तो 370 वापस लो, 35A को फिर से स्टैब्लिश करो, ट्रिपल तलाक वापस लो, सीए वापस लो, तो वो बहुत वापसी की बात हो जाएगा, और जो अराजकता का दौर शुरू होगा। और अभी भी अराजकता का दौर तो अभी लंबा चलेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस विपक्ष को इन सारे मुद्दों के आधार पर यह लग रहा है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता को खत्म किया जा सकता है, वो इस तरह के आंदोलनों को अभी वास्तव में आंदोलनजीवी बन जाए अगर विपक्ष इस तरह से, जो कि किसी संगठन जो अराजनीतिक है उस पर निर्भर हो जाए अपने राजनीति को चमकाने के लिए, तो फिर आप कैसा कह सकते हैं? तो ये स्थिति है। और इन स्थिति परिस्थितियों में लोकसभा में आज प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसका लबोलुआब सिर्फ और सिर्फ इतना है, उन बातों में जाने की बजाय, और वो ये है कि किसानों से ही बातचीत होगी, मध्यम और छोटे किसानों को ध्यान में रख करके खुले बाजार का एक ऑप्शन है, और वो सारी व्यवस्थाएं जो पहले से हैं वो कतई नहीं बदलने वाली हैं। ऑप्शंस देना है सरकार को, सरकार ने ये तय कर लिया है, क्योंकि ये सरकार निर्णय लेने वाली सरकार है, उससे पीछे हट नहीं सकती। अब रही बात कि इसको लेकर के, चूंकि अक्टूबर तक किसान आंदोलन को आगे ले जाने की बात कह दी गई है, और किसी भी कीमत पर बिना कानून वापस ले घर लौटने की बात राकेश टिकैत जी कह रहे हैं। अब राकेश टिकैत जी की कितनी अपनी क्षमता और कितना उनका दमखम रह गया है ये तो समय बताएगा, और समय बता भी क्या रहा है, आप गाजीपुर बॉर्डर पर देख भी सकते हैं। तो इससे हो सकता है कि अराजकता का जो दूसरा दौर शुरू हो ज्यादा खतरनाक हो, सरकार उसके लिए भी तैयार है, और सरकार से ज्यादा ये देश की जनता तैयार है। तो इतनी हास्यास्पद स्थिति में जब विपक्ष पहुंच जाए, तो फिर किसी भी प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री, अगर हम अभी यही कहे कि प्रधानमंत्री ने, हालांकि मैंने हेडिंग नहीं दी, राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को सैल्यूट करना पड़ता है प्रधानमंत्री को, और भावपूर्ण विदाई देनी पड़ती है, और लोकसभा में कांग्रेस के सिरमौर राहुल जी की उपस्थिति में जमकर धुलाई होती। तो ये स्थिति, और इस स्थिति की जो विडंबना है उसका स्तर आप देखिए कि प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है कि इतना कंफ्यूज्ड है ये कांग्रेस दल कि राज्यसभा में उसका विचार इस कानून को लेकर के या कृषि सुधार या कृषि आंदोलन को लेकर के कुछ और है, और लोकसभा में कुछ और है। तो ये कंफ्यूजन नेतृत्व के स्तर पर है, या नीति निर्धारण जो करता है उस पार्टी का उसके स्तर पर है, या ये ईगो है, या ये ईर्ष्या है, या ये बालहट है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ इस बात को साबित कर देते हैं और उसका भी कोई जवाब नहीं मिल पाता, तो आप यही मानेंगे ना कि ये ऐसा हो रहा है। और इसके आधार पर फिर कहा जा रहा है, मानिए 135 करोड़ की आबादी में कुछ लोग, कुछ लाख, कुछ करोड़ अगर ये सोच लें कि एक मजबूत भरोसे वाली सरकार जिसे अपनी जनता पर भरोसा है वो झुक जाएगी, तो शायद ये असंभव है। और यही कार्यप्रणाली, यही सोच इस ताकत, सरकार के ताकत का आधार है, जिसे अभी कम से कम कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही। और अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ लेती, तो ये स्थितियां जो लोकसभा और राज्यसभा में जो खुला चैलेंज किया जाता है कि आप कमी बताओ, किसी भी क्लॉज में, किसी भी धारा में जितने भी ये 3 सुधार आए हैं उनके सारे, उसमें कोई कमी आप निकालो, कमी है तो हम स्वीकार करेंगे, उसको टिक करेंगे। इतने संशोधन करने पड़े, 99% संशोधन करने पे करेंगे, लेकिन आपकी ये जिद कि पहले वापस ले लो,
तब होगी बातचीत। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और दूसरा नई बात कि एमएसपी पर अब लीगल गारंटी दो, तो वो तो बातचीत का हिस्सा है। वो एक मांग हो सकती है, उस पे सरकार से बातचीत करना और सरकार को सहमत या असहमत करना, ये आपके तरीके पर निर्भर होना था। लेकिन जो कुछ अराजकता दिल्ली में 26 तारीख से लेकर के अब तक दिख रही है और उसके पहले दिखी, जो किसान आंदोलन का एक स्वरूप यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया 70-75 दिनों में, जिसको मुख्य रूप से अब खुल के कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने बैकिंग की और आप और कुछ संगठन जो वास्तव में आंदोलनजीवी हैं और उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, उसी से उनको अपना एक पद दिखता है, जब वो इसी पर निर्भर हो जाए तो फिर ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। और ऐसे में वो चुनौती जिसकी चर्चा मैं बार बार कह रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी को क्यों कहना पड़ रहा है कि हम भी सड़कों पर उतरेंगे, क्या बात है, वही सीए, वही 370, वही 3 तलाक। इसलिए जो सुधार आगे बढ़ गया वो पीछे नहीं जा सकता। और प्रधानमंत्री ने बहुत उदाहरण देकर के भी बताया कि आप कहते हैं कि हमने तो मांगा ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री ने एक सवाल किया कि क्या हम सामंत हैं जो जनता हमसे मांगेगी? हम तो जनता ने हमको बताया ही इसीलिए है कि आपको हम नियुक्त कर रहे हैं, आपको हम पद दे रहे हैं, हमारे लिए आप बेहतर सोच करके करो। और ये जन आकांक्षाओं की पूर्ति है। और उन्होंने फिर उसकी बात बताई। और इन सारे बातों को तथ्य और तर्क के आधार पर ना काट करके सिर्फ काला कानून वापस लो और संसद से एक एक बहुत अदने से विरोध और विरोध करने वालों, विरोधकर्ताओं की तरह आप बहिष्कार करते हैं, ये किस स्वस्थ परंपरा की बात हो रही है और ये क्या है? और ये वही है जो ये देश की जनता समझ रही है कि अभी अराजकता के और दौर आने हैं। और यकीन मानिए, लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपने पूरे रुख से स्पष्ट कर दिया कि किसी भी मुद्दे पर अगर वो जन से, सरोकार से जुड़ा है तो झुकने के लिए तैयार है, लेकिन दबाव से, डराकर, सत्ता से हटाने की लालसा से अगर वो गलत तरीके से आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा, कानून व्यवस्था को तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट है, सरकार को पूरा भरोसा है जो उसे जनमत मिला है और इस जनमत का सम्मान करते हुए सरकार आगे भी फैसले लेगी। बड़ा सवाल है कि क्या राहुल एंड टीम और उनके साथ विपक्ष भी इसी तरीके से हास्यास्पद स्थिति में आते हुए अपने आप को हंसी का पात्र बनाती रहेगी? अगर यही है विपक्ष की राजनीति का मायने और अगर यही है जन आंदोलनों के मायने, तो यकीन मानिए ये समय मोदी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं बल्कि ज्यादा आसान हो जाएगा और आने वाले समय के चुनाव पर उसका असर साफ दिखेगा, जिसकी पहली तस्वीर बंगाल में दिखेगी मई के महीने में। आप देख लीजिएगा अगर ये दौर इसी तरीके से चलता रहा। आज के लाइव में इतना ही। अगर आपको लाइव पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज हार्ट ऑफ इंडिया पर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे फेसबुक पेज को प्लीज फॉलो करिए और हमारे YouTube चैनल हार्ट ऑफ इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ये आपसे अनुरोध है, ये विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।